सो साथ साथ बच्चे एंटर करते रहेंगे। सो लेट मी बेटे बिगिन विद दिस कंसेप्ट। जैसे आप अभी कह रहे थे कि पहले बता दीजिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बेटा जो है इसकी रेशो के बारे में आपने पूछा था। बेटे जो डिस्टेंस है, जब भी हम डिस्टेंस कवर्ड की बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बेटे जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्टेंस के बराबर हो सकता है अगर आपका मोशन स्ट्रेट लाइन में हो। फिर से बेटे मैं रिपीट करूंगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है दे विल बी बेटे इक्वल। और अदरवाइज बेटे अगर हम बात करें रेशो की, देन बेटे ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन कि आपका रेशो इस केस में जब बराबर हो जाएंगे 1 आ जाएगा। हाँ जी बेटे, आपको अनम्यूट किया है बेटा। रमनी Yes, sir. बोलो पुत्र। Sir, I want to ask that what we have done till now. Actually, network connection problem was there, so I नहीं अभी joined अभी late. कुछ नहीं बेटे, अभी स्टार्ट ही किया है, कुछ भी नहीं किया अभी, डोंट वरी। Okay, sir. अब आपको Thank साथ you, लेके sir. चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे कहीं भी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बच्चों हम बात कर रहे थे। ज्यादा से ज्यादा बेटे जब आपका मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा, और जब बराबर होगा तो ये दोनों कट जाएंगे, आपका रेशियो यूनिटी आ गया बेटा। अब आप दूसरी बात पकड़िए, जब आपका मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है उस केस में ऑब्वियसली आपका बेटे जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी बेटा आपका डिस्टेंस से कम होगा, क्योंकि आपका मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं है। और अगर बेटे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होगा उस केस में रेशो 1 से बड़ा आ गया बेटा, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है। इट विल मीन दैट बेटा अगर मैं दोनों को क्लब कर लूं, कंबाइन कर लूं, आपका जो रेशो है या तो ये 1 से बड़ा आ जाएगा या उसके पुत्र बराबर आ जाएगा। सो दिया बेटा, क्लियर है बेटे? ओके बेटा, चलो आगे चलें फिर बेटे, स्टार्ट करें नया चैप्टर। हाँ जी बेटे, रोल नंबर 5 9th A क्लास पुत्र, यू आर सर ऑन। ये एक बार दोबारा बता दो। बिल्कुल बिल्कुल बेटे, दोबारा बता देते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। देखिए एक बार फिर से, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो एग्जामिनेशन में पूछी गई थी एमसीक्यू की फॉर्म में। जब आपका ऑब्जेक्ट का मोशन बेटा स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, एट दैट टाइम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल और आपका रेशियो यूनिटी आ जाएगा। अगर आपका मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट विल ऑब्वियसली बी लेस देन द डिस्टेंस कवर्ड और आपका रेशियो जो है इट विल बी मोर देन 1। हमने इन दोनों को कंबाइन करके इस तरीके से लिख दिया। 9th A रोल नंबर 11, बोलिए बेटा। सर एक क्वेश्चन है कि मेरे ख्याल है बुक में कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ एक हाइट दी हुई तो उसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी वो 0 लेनी, क्योंकि जो ग्रेविटी है उसके कारण एक ऑब्जेक्ट 1 सेकंड के लिए हमेशा ऊपर रुकता है ना। मैं नहीं समझ पाया आप क्या कर रहे हो, रिपीट कर दीजिए एक बार। सर जब हम एक ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो करते हैं कर तो दिया। हमें उसके जब वो नीचे आता है तो हमें उसमें टाइम या फिर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि वो ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए हवा में रुकेगा। हाँ जी बेटे, जब आप ऑब्जेक्ट को मैं आपको समझा देता हूँ, अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर लेना। आपने मान लीजिए आपके पास ये बॉल है बेटा, राइट। इस बॉल को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, आप कुछ वेलोसिटी दे रहे हो इसको, राइट बेटे। जब ये आप अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करोगे तो ये अपवर्ड मूव करता 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 यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। हाईएस्ट पॉइंट पर फॉर ए मोमेंट, जैसे आप कह रहे हो कि ये रुक जाएगा, आई एग्री विद दैट, ये रुकेगा थोड़ी देर के लिए और अब यहां से ये वापस डाउनवर्ड आना स्टार्ट करेगा। यहां पे इसकी वेलोसिटी फॉर ए मोमेंट 0 होगी और जब ये अब डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगा तो डाउनवर्ड मोशन के लिए आप स्टार्टिंग वेलोसिटी को 0 ले सकते हो। क्लियर बेटा? ओके सर। ठीक है बेटे। सो एनी अदर चाइल्ड हैविंग एनी अदर डाउट बेटा? ओके बेटे, शुड आई स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ बेटे? ओके। सो बेटा हमारा नया यूनिट, नया चैप्टर, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बेटा।
फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हम बेटे बेसिकली न्यूटन्स लॉज जो हैं इनके बारे में बात करेंगे कि न्यूटन ने कौन कौन से मोशन के लिए लॉज दिए हैं और हम उन लॉज को, उन रूल्स को बेटा कैसे अप्लाई करेंगे और हम किस तरीके से बेटा अपने ऑब्जेक्ट्स का मोशन अंडर दोज पर्टिकुलर रूल्स स्टडी कर सकते हैं. बट बिफोर वी स्टार्ट विद द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन डिटेल, हमारे पास बेटे एक बड़ी बेसिक सी टर्म आती है कि फोर्स क्या है, इनर्शिया क्या है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स वगैरह क्या है. आइए जरा इनके बारे में बेसिकली बात करें, देन वी विल बी कमिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. सबसे पहली तो बात बेटे है फोर्स चीज क्या है. आप फोर्स किसको कहते हो? आप लोगों ने लोअर क्लासेस में बेटा फोर्स का डेफिनेशन जरूर पढ़ा होगा कि जो फोर्स है इट इज ए सॉर्ट ऑफ पुश और पुल with the help of which we can make the object to change its present state. By the term present state beta I mean that अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो फोर्स की वजह से वो मूव करने लग जाएगा. अगर ऑलरेडी मूव कर रहा है तो फोर्स अप्लाई करने से या तो वो ज्यादा स्पीड से मूव करने लगेगा या रुक जाएगा. अगर आप सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दोगे ना तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, अगर आप अपोजिट में करोगे तो उसकी स्पीड कम भी हो जाएगी. तीसरी बात यह है कि आपकी जो फोर्स अप्लाइड है जिसको आपने पुश और पुल कहा है, इसकी वजह से आपके ऑब्जेक्ट के साइज में भी चेंजेस आ सकती हैं या नहीं भी आ सकती. मैं रिपीट करूंगा बेटा, जो फोर्स है ये एक ऐसा पुश या पुल है जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट अगर तो रेस्ट पे है वो मूव करना स्टार्ट कर सकता है, जरूरी नहीं कि करे. ये दीवार है बोर्ड के ऊपर, सॉरी बोर्ड दीवार के ऊपर लगा हुआ है. मैं दीवार को अगर धक्का लगाऊंगा तो मैं फोर्स तो अप्लाई कर रहा हूं लेकिन दीवार थोड़ी ना मूव करेगी. इस केस में मैंने फोर्स अप्लाई की बट जो अप्लाइड फोर्स है उसने ऑब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश की पर वो चेंज नहीं हुआ, स्टेट बदला नहीं. लेकिन एट द सेम टाइम अगर मेरे पास एक कार्डबोर्ड की दीवार हो बना के रखी हुई तो मैं उसको धक्का लगाऊंगा तो वो इजीली मूव कर जाएगी. इन दैट केस आपका जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज मेकिंग द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू मूव बेटा. दूसरी बात, आपका कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है, एक बॉल आपका फ्लोर के ऊपर रोल कर रहा है, आपने उसको किक लगा दी एक और तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और ज्यादा फास्ट हो जाएगा. अब उल्टे तरीके से सोचिए, अगर कोई बॉल आपकी तरफ आ रहा है रोल करके फ्लोर के अलोंग, टेनिस बॉल है मान लीजिए, आप उसको अपने हाथ से या आप अपने फुट से उसको रोक लेते हो. आपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स की वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप कर गया, मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट जो है दैट कम्स टू रेस्ट. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई बहुत बड़ा आयरन का पीस रोल करके आ रहा हो, हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. उस केस में हम कहेंगे कि हमारा जो अप्लाइड फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में उसने उसको रोकने की कोशिश की बट वो रुका नहीं. सो तीसरी बात है, आपके हैंड में एक मान लीजिए बेटे जैसे रबर का बॉल है, आप उसको पकड़कर ऐसे फोर्स अप्लाई कर देते हो, उसका साइज छोटा हो जाएगा, क्रश हो जाएगा वो, और उस केस में उसके शेप में उसके साइज में चेंज आ गया. और बच्चों अगर आपके हाथ में एक आयरन का बॉल हो, हम उसको ऐसे प्रेस करें तो उसको प्रेस नहीं कर पाएंगे. सो वी कैन से दैट बेटा फोर्स जो है इट इज ए पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी बेटा. सो अब आइए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं फोर्स का बेटा. फोर्स इज डिफाइंड एज a push or a pull which changes or tends to change the present state
ऑफ द बॉडी बेटा, इसमें प्रेजेंट स्टेट ऑफ द बॉडी में सारा कुछ आपका आ जाएगा, मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट पे या रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मूविंग हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। अब फोर्स जो है बेटे हमारे पास दो टाइप का बच्चों फोर्स होता है। वी हैव बैलेंस्ड फोर्स बेटा, बैलेंस्ड फोर्स, एंड वी हैव अनबैलेंस्ड फोर्स आल्सो। ये बच्चों दो टाइप का फोर्स है। बैलेंस्ड फोर्स की जब हम बात करेंगे, ये वो फोर्स है बेटा जिस फोर्स का रिजल्टेंट जीरो हो जाए। रिजल्टेंट जीरो होने का बेटे क्या मीनिंग है? आइए बेटे देखें रिजल्टेंट जीरो होने का क्या मतलब है। जब आप रिजल्टेंट जीरो होने की बात करोगे, देन बेटे व्हाट विल हैपन इज दैट, इमेजिन करिए बेटे वंस अगेन, एक आप दो स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। आप दोनों स्टूडेंट्स के बीच में मिडल में आपने एक अपना ऑब्जेक्ट रखा। उस ऑब्जेक्ट को एक बच्चा इधर प्रेस कर रहा है, दूसरा इधर प्रेस कर रहा है। अगर वो दोनों बराबर की फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट विल मूव इन नो डायरेक्शन बेटा। मैं रिपीट करूंगा डियर चिल्ड्रन, ये आपके पास मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ये वाला, आपने इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई किया। वी आर अप्लाइंग दैट फोर्स in this particular direction. This is the force applied. Furthermore beta, continue with our present discussion. This was the object beta, and we were applying some force on this object in this way. This is the force applied by first student, and at the same time on the other side this is the force applied by the second student on the same object, but now the direction is opposite. अगर बेटे फोर्स F1 जो है दिस इज इक्वल टू फोर्स F2, बराबर का फोर्स अगर हो जाए तो बेटे ये ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। और आप बेटे इसको ऐसे भी कह सकते हो कि दोनों बच्चों ने जो फोर्स अप्लाई की उस फोर्स का रिजल्ट जीरो हो गया। और आप ऐसे कह सकते हैं कि रिजल्टेंट आपका जो है दिस इज इक्वल टू जीरो। या बेटे डियर चिल्ड्रन आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि आपका ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स दूसरे फोर्स को बैलेंस कर रहा है कंप्लीटली, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बेटा आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। सो वंस अगेन बैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है बेटा कि जब ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग एट सम पॉइंट और एट सम ऑब्जेक्ट बट द रिजल्टेंट फोर्स इज टर्निंग आउट टू बी जीरो, रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप मान लीजिए कि दो फोर्सेस नहीं है, ज्यादा फोर्सेस अप्लाई कर रहे हो, दो स्टूडेंट्स इधर लगे हुए हैं, दो स्टूडेंट्स इधर लगे हुए हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। इसका मतलब है कि ये दोनों फोर्सेस को जब आप ऐड कर लोगे, क्यों ऐड करोगे? क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। और इन दो फोर्सेस को जब आप ऐड कर लोगे अगेन क्यों ऐड करोगे? क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो इनका रिजल्टेंट बेटे जो है ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगी, रिजल्टेंट विल बिकम जीरो। सो बच्चों हमेशा याद रखिए जब भी आप बैलेंस फोर्स की बात करोगे, बैलेंस्ड फोर्स आपके ऑब्जेक्ट में कभी भी किसी तरीके की मोशन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक नहीं सकता और किसी ऑब्जेक्ट की शेप नहीं बदल सकता। सो इन दिस मैनर बेटा बैलेंस्ड फोर्स जो है ये कुछ भी नहीं कर सकता जो हमने इधर कहा था। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये तो रिजल्टेंट इसका जीरो ही है बेटा। सो लेट मी बेटे राइट द स्टेटमेंट पार्ट फॉर दिस बैलेंस्ड फोर्स बेटा। बैलेंस्ड फोर्स बेसिकली बेटे जो है ये आपके ऑब्जेक्ट में किसी भी तरीके की चेंज नहीं लेके आ सकती है। आइए कंसंट्रेट करें स्टेटमेंट पार्ट पे। व्हाट डू वी मीन बाय द बैलेंस्ड फोर्स बेटा? सो बैलेंस्ड फोर्स बेटे जो है वी कैन से दैट बेटा व्हेन one force completely
nullifies the effect of other force, comma, then these forces are said to be balanced forces between. Then these forces are said to be balanced forces beta. So beta once again बैलेंस फोर्स की अगर हम बात कंटिन्यू करें, बैलेंस्ड फोर्स cannot change the state of the object. ऑब्जेक्ट की जो प्रेजेंट स्टेट है, मे बी रेस्ट की है, मे बी मोशन की है, मे बी उसकी शेप और साइज के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हो, तो दैट विल नॉट एट ऑल बेटा चेंज, बिकॉज एक फोर्स का इफेक्ट दूसरी फोर्स कंप्लीटली बैलेंस कर रही है, और हम एज सच बेटे कह सकते हैं हमारा नेट फोर्स बेटे जीरो है। अब अगर बेटे मैं अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करूं, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म अनबैलेंस्ड फोर्स बेटा? अनबैलेंस्ड फोर्स के केस में आप ये कह सकते हो कि आपका नेट फोर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। आइए समझें अनबैलेंस्ड फोर्स। वी विल से दैट इमेजिन this is the object present over here, maybe any type of object, and आपने क्या किया, आपने इस ऑब्जेक्ट पे बेटा एक फोर्स इधर लगा दिया, एक बच्चे ने फोर्स लगाया इधर इस डायरेक्शन में, और दूसरी तरफ से बिल्कुल बराबर के 3 स्टूडेंट्स इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ध्यान से समझिएगा एक बार बेटा फिर से, 3 फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रही हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। अगर ये मैं कह दूं बेटा ये भी फोर्स F है, ये भी F है, ये भी F है, ये भी F के बराबर का फोर्स है, तो क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स F है, इस डायरेक्शन में कितना हो गया F प्लस एन अदर F। क्यों ऐड किया मैंने तीनों को? क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल हैं, अदरवाइज हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं। जब फोर्सेस बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होंगी तभी ऐड करेंगे। इट विल बी इक्वल टू 3F बेटा। अब देखो 3F फोर्स आपका इधर एक्ट कर रहा है, 1F इधर, तो आपका बेटा नेट फोर्स कितना बन गया बेटा? नेट फोर्स विल बी 3F माइनस F, इट इज इक्वल टू 2F बेटा। और आप ये बोल सकते हो कि इस केस में आपका जो नेट फोर्स है ये नॉन जीरो फोर्स आ रहा है, इसी को आप बेटे अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हो। सो नेट फोर्स डियर चिल्ड्रन आपका जो है नेट फोर्स दिस इज इक्वल टू नॉन जीरो, और ये जो फोर्स है इट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स इन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है दैट विल स्टार्ट मूविंग, और अगर मूव कर रहा है दैट में गेट इट्स स्पीड इंक्रीज्ड अगर सेम डायरेक्शन है, और अगर अपोजिट है तो कम भी हो जाएगी, और स्टेट में भी आप चेंजेस जो हैं नोटिस कर पाते हो बेटा। सो इन दिस वे बेटा अनबैलेंस्ड फोर्स अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद जब भी हम फोर्स का नाम लेंगे दैट विल बी ऑलवेज अनबैलेंस्ड फोर्स। एक बड़ा वर्ड है, बार बार अनबैलेंस नहीं लिखा जाएगा, बोला जाएगा, पढ़ा जाएगा। बैलेंस फोर्स हम बेटे कभी यूज करते ही नहीं है, क्योंकि वो कोई रिजल्ट्स हमें देती नहीं है। सो जब भी हम अब फोर्स यूज करेंगे, वर्ड फोर्स यूज करेंगे, दैट विल ऑलवेज स्टैंड फॉर अनबैलेंस्ड फोर्स बेटा। क्लियर हो गई बात बेटा रमनीक? ओके बेटा, ओके ओके, नाइस बेटे, नाइस। सो अनबैलेंस्ड फोर्स वी विल से दैट बेटा it is that force which is having some resultant other than zero beta. So unbalanced force जो है, unbalanced force is defined as that force
which has some resultant other than zero, other than zero, मतलब नेट फोर्स आपकी जैसे यहां पे देख रहे थे जीरो नहीं आई है. दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म बेटा यूर अनबैलेंस्ड फोर्स बेटे. सो बेटे ये कुछ बेसिक था फोर्स के बारे में. अब जो फोर्स है बेटा इसके मैं थोड़ा सा यूनिट्स के बारे में बात करके देन आई विल कम टू अदर पॉइंट बेटा. यूनिट्स की आप बात करो अगर फोर्स की बेटा, देन एसआई सिस्टम में इसका यूनिट बेटा न्यूटन है फोर्स का, याद रखिएगा. और सीजीएस यूनिट आपकी फोर्स का जो है इट इज बेटे डाइन. सो डियर स्टूडेंट्स अपने माइंड में रखिए, एसआई सिस्टम में फोर्स को आप न्यूटन में मेजर करते हो और सीजीएस सिस्टम में फोर्स को आप डाइन में मेजर करते हो. इनकी ज्यादा डिटेल में आपको फिर बेटे जब हम फोर्स पढ़ लेंगे डिटेल में तब करवाऊंगा. इट इज जस्ट द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन बेटा. देन आइए बेटे मैं आपको फर्दर मोर बेटा हमारा जो बेसिक और कंसेप्ट था इनर्शिया का उसके बारे में थोड़ा आपको गाइड कर दूं. देन आई विल बी कमिंग टू द लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बेटा, कि न्यूटन ने कौन कौन से हमें लॉज दिए हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए या स्टडी करने के लिए बेटा. आइए देखें, सोचें, समझें हमारा इनर्शिया क्या है और इनर्शिया के साथ साथ उसकी टाइप्स क्या हैं और इनर्शिया हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है बेटा. आइए देखिए इनर्शिया बेटा. इनर्शिया आप एक एग्जांपल आपको पहले दे रहा हूं मैं, सारे स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा. आप एक मान लीजिए स्कूल में आप आए हुए हैं, आप एक बेंच को पुश करते हैं, बेंच को धक्का लगाते हैं तो आप आसानी से बेंच को जो है वो ट्रांसफर कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे, मूव करवा दोगे, बिकॉज आप बड़े हो गए हैं, आप में अब उतना स्ट्रेंथ है कि आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा बहुत टिल्ट कर सको. अगर आपकी जगह पे किसी और छोटे बच्चे को बुला लिया जाए, मान लीजिए कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा या छोटी क्लास का बच्चा आ जाए, हम उसको बोले कि आप इसको बेंच को थोड़ा सा धक्का लगाकर उधर शिफ्ट कर दो, तो पॉसिबिलिटी है कि छोटा बच्चा होगा तो मे बी वो नहीं कर पाएगा बिकॉज वो इतनी ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहा है. अब मैं इस पॉइंट को इस तरीके से भी सोच सकता हूं बेटा कि वो जो आपका बेंच पड़ा है उसकी एबिलिटी अपनी पोजीशन को ना बदलने की, जब आप फोर्स लगाते हो, छोटे बच्चे के केस में छोटे बच्चे ने फोर्स लगा दी, बेंच ने अपनी पोजीशन नहीं बदली, उस बेंच की एबिलिटी अपनी पोजीशन को ना बदलने की जब उसके ऊपर फोर्स लगाई गई, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया. राइट बेटा. in simple words or in scientific words rather, the ability of an object to retain its present state, maybe of rest, maybe of motion under the applied force, that we call as beta our inertia. So पुत्र आइए पहले इसको लिख लें. हाँ जी बेटे 11 रोल नंबर वांट्स टू से समथिंग. बोलिए बेटे, आइए, वेलकम. सर इनर्शिया को हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं? हाँ जी कह सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन परफेक्टली नहीं कहेंगे, कह सकते हैं. ठीक है, ओके सर. ओके बेटा. इनर्शिया बेटे जो है, इनर्शिया इज डिफाइंड एज द ability of an object to retain its present state when some external force is applied on it.
इसको बेटे इनर्शिया बोल देते हैं। और डियर चिल्ड्रन, इनर्शिया आपका 3 टाइप का होता है बेटा। वी हैव इनर्शिया ऑफ रेस्ट बेटा, वी हैव इनर्शिया of motion, we have inertia of direction बेटा। ये 3 टाइप का इनर्शिया है, इनर्शिया रेस्ट का, मोशन का, डायरेक्शन का। आइए 1 बाय 1 इनके बारे में भी बेटे बात करके देखें। असल में जो आपको मैंने सबसे पहला एग्जांपल दिया था बच्चे वाला, बेंच वाला, उस केस में बेंच ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया था, अपनी प्रेजेंट स्टेट ऑफ रेस्ट को रिटेन किया था। दैट इज कॉल्ड बेटे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आप कहेंगे कि इनर्शिया जो है ये वो एबिलिटी है किसी बॉडी की जिसकी वजह से वो अपनी प्रेजेंट रेस्ट की स्टेट को मेंटेन करके रखती है जब आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। सो आइए बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट को डिफाइन करें पहले बेटा। व्हाट डू वी मीन बाय इनर्शिया ऑफ रेस्ट बेटा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है इट इज defined as the ability of an object to retain its present state of rest when some external force is applied on it बेटा। बेटे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जरा ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। आपने नोटिस किया होगा कि आप बस में बैठे हो, कार में बैठे हो, और आप बस को या कार को अगर सडनली मूव करवा दो, देन व्हाट हैपन्स बेटा? आप बैकवर्ड डायरेक्शन में एक जो है पुश एक्सपीरियंस करते हैं, गिरते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। मैं रिपीट करूंगा, आप बाइक पे बैठे हो, बस में बैठे हो या कार में बैठे हो, अचानक से बाइक आगे चला जाए अगर, आप पीछे को गिरते हो। इसका रीजन ये है कि आपकी बॉडी रेस्ट पे थी बिगनिंग में, लेकिन जब बाइक मूव करना स्टार्ट करता है आगे को, तो आपकी बॉडी का वो वाला पार्ट जो बाइक के साथ कांटेक्ट में है या कार की सीट के साथ कांटेक्ट में है वो तो मूव कर गया आगे को उसके साथ, लेकिन अपर पार्ट हमारी बॉडी का जो है इट ट्राइज टू रिटेन इट्स प्रेजेंट स्टेट ऑफ रेस्ट। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपके ऊपर कुछ इस तरीके का फोर्स लगता है, आप ये नीचे वाला पार्ट हमारा आगे चला गया, हम पीछे को गिर जाते हैं, टिल्ट कर जाते हैं पीछे को। एक और बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है इसका बेटा, हॉर्स राइडर की बात करेंगे। हॉर्स राइडर है कोई, वो हॉर्स राइडिंग करना स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन हॉर्स ने अचानक से आगे कुछ देख लिया, वो अचानक से भाग गया विदाउट एनी इंटीमेशन, अदरवाइज तो राइडर उसको मूव करवाएगा। हॉर्स अपने आप ही भाग गया, उसको पता ही नहीं चला राइडर को। अगर भागना स्टार्ट कर देगा तो जो पार्ट हॉर्स राइडर की बॉडी का हॉर्स की बॉडी के साथ कांटेक्ट में है वो तो मूव कर गया, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द राइडर विल फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट बेटा। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट ए राइडर may fall in the backward direction when the, हाँ जी बेटे रोल नंबर 9 नाम नहीं मुझे पढ़ा जा रहा है, आप बोलिए। सर जब हम कार में सडनली ब्रेक मारते हैं तो हमारी बॉडी आगे का मूव करती है। वो बेटे बात करेंगे, वो इनर्शिया ऑफ मोशन में बात करेंगे, आप आगे चल पड़े, हमें भी पहुंचे नहीं है बेटा, वी विल टॉक अबाउट दैट, डोंट वरी, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे। सो आइए बेटे देखें, ये रोल नंबर 5 9 थे क्लास, यू आर अनम्यूटेड डियर, रोल नंबर 5। जैसे अब हम
वॉल को मूव करते हैं तो वो भी मूव नहीं होगी, तो वो भी इनर्शिया ही हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बेटे, वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है जी। ओके। जसलीन, हाँ जी बेटे, यू आर अनम्यूटेड जसलीन। सर जो आपने हॉर्स राइडर वाली अभी एग्जांपल बताई है वो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल बिल्कुल बेटे, मैं लिख ही रहा हूँ, उसी को लिख रहा हूँ। वी हैव ए हॉर्स राइडर falls backwards if the horse suddenly starts moving। ये इसका एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। एक और लिख देता हूं, पैसेंजर्स fall backward if the bus suddenly starts moving, beta, starts moving. So these are the two examples beta you can give. So किसी भी स्टूडेंट को अभी भी कोई डाउट है तो जरूर बताइए बेटा, सो दैट आई कैन रिपीट दैट और डू वट एवर आई कैन डू बेटा। अदरवाइज अब आपका टाइम हो रहा है नेक्स्ट क्लास का, मेरा भी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। रोल नंबर 11, यू आर वेलकम। सर वो आपने जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एंड में लिखा है व्हेन सम ब्रेशन फोर्स इज अप्लाइड, कैसे कैसे? जो आपने इनर्शिया के एंड में लिखा है स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन सम, वो आगे पढ़ा नहीं जा रहा, वो क्या लिखा? दिस इज एक्सटर्नल। ओके ठीक है, पनिका, यू आर अनम्यूटेड। यस सर, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एक बार आप दोबारा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बेटे। बेटे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो अपनी रेस्ट की स्टेट को मेंटेन रखता है, अपनी रेस्ट की स्टेट को बदलता नहीं है। सो दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे आप हॉर्स राइडर की बात कर रहे थे, आप हॉर्स की राइडिंग करना चाहते हैं, हॉर्स अचानक से भाग गया, आपकी बॉडी का अपर वाला पार्ट जो है वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, आप गिर जाते हैं, इसको बोल देते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट बेटा। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ डियर ऑल। 36 रोल नंबर 9th A क्लास, नाम नहीं मेरे से पढ़ा गया, बोलिए। सर आपने जैसे बोला है कि जब वो रेस्ट अपनी बॉडी रेस्ट पे मेंटेन करती है, हाँ जी। बट जब हॉर्स पे हमारी बॉडी अपवर्ड्स पीछे जाती है तो वो रेस्ट मेंटेन करती नहीं है, फिर भी वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में नहीं क्यों नहीं आती नहीं नहीं है? बेटे, हमारी बॉडी जो है वो पीछे नहीं जाती है, हमारा बॉडी का लोअर पार्ट जो हॉर्स के साथ कांटेक्ट में वो आगे निकल गया, अपर पार्ट वही है, आप ऐसे थे, नीचे वाला पार्ट आगे निकल गया, दैट्स व्हाई वी फॉल। क्लियर? ओके सर। So beta, that's all from my side. Thank you all. We will be meeting tomorrow with new ideas and new concepts beta.